एक आगे आ जाओ। कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुए थे? राजस्थान में 6 विधानसभा। अगला प्रश्न देखिएगा, सुमित्रा सिंह राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा? अगला प्रश्न देखिएगा, सुमित्रा सिंह राजस्थान की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी थी? बहुत प्यारा प्रश्न पूछा गया सुमित्रा सिंह के बारे में, 12वीं विधानसभा के अंदर, है ना, 12वीं विधानसभा में राजस्थान की पहली। आप तो इतना याद रखो विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? नाम है सुमित्रा सिंह। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। और लोकसभा की पूछे तो मीरा कुमार है, जो कि बाबू जगजीवन राम की पुत्री थी। जगजीवन राम जी, है ना, अपने जो दलित वर्ग से आते थे और अंतिम सरकार में भी थे उसमें देश की आजादी के टाइम। निम्न में से कौन राजस्थान की प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी? राजस्थान से पहली महिला राज्यसभा सदस्य कौन थी? शारदा भार्गव जी है, वो राज्यसभा उच्च सदन के लिए जाने वाली पहली महिला। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। राजस्थान विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? देखो, वर्तमान प्रोटेम स्पीकर के से कालीचरण सराफ, पीके से याद हो गया। पहले प्रोटेम स्पीकर, बहुत प्यारा प्रश्न है, महाराव संग्राम सिंह। महाराव संग्राम सिंह पहले प्रोटेम स्पीकर थे, वर्तमान कालीचरण जी सराफ है। राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद करिएगा जब भी नई विधानसभा का गठन होता है। और 16वीं विधानसभा के संबंध में कालीचरण जी सराफ का नाम याद रखोगे। इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। जब तक विधानसभा स्पीकर अभी वर्तमान में आपके वासुदेव देवनानी, जब तक स्थायी अध्यक्ष नहीं मिल जाए तब तक वो फॉर्मेलिटीज निभाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा धन विधेयक के संबंध में, धन विधेयक के संबंध में कौन सा सही नहीं है? धन विधेयक के संबंध में दिया गया कथन गलत कौन सा है? आप एक एक कथन को ध्यान से पढ़ोगे ना, आराम से उत्तर आ जाएगा, दिमाग थोड़ा ठंडा रखना। राज्यपाल की पूर्व संस्तुति के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इसको सही है। ये मंत्री के द्वारा पूछ रहा है, धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। सही है पहला कथन, राज्यपाल की अनुमति जरूरी है, मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है, बिल्कुल मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाएगा। ठीक है, और फिर है 14 दिन बाद में स्वतः ही पारित हो जाता है। धन विधेयक को आप रोक नहीं सकते, पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते। सही है तीनों कथन। विधानसभा का कोई भी सदस्य इसे पेश कर सकता है, ये विरोधाभास वाली बातें हैं, मंत्री वाली और कोई भी सदस्य वाली। तो इस प्रकार से मंत्री यहां आ गया है, तो चौथा कथन हमने कर दिया, ये आराम से आप सही कर सकते हो इसको। अगला देखो, कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? विपक्ष के प्रथम नेता है वो आपके जसवंत सिंह थे। विपक्ष के प्रथम नेता जसवंत सिंह थे। विपक्ष के नेता जसवंत सिंह पहले विपक्ष के नेता। राज्य विधान परिषद, राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों का मनोनयन का प्रावधान है? विधान परिषद पूरे इंडिया में तो है नहीं, और विधान परिषद जहां जहां है मनोनयन का अधिकार है राज्यपाल को। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जैसे राज्यसभा में होता है, वैसे 1/6 सदस्य है वो राज्यपाल है, वो मनोनीत कर सकते हैं। कौन से साल राजस्थान विधानसभा की जो संख्या है वो बढ़ करके 200 हो गई थी? तो विधानसभा सीटों की संख्या 200 हो गई थी। किस विधानसभा के अंदर? छठी विधानसभा की बात हो रही है, 6th विधानसभा की बात हो रही है। और ये है आपके 67, 72, 77 या 80। इनमें से जो छठी विधानसभा है वो है 77 वाली। विधानसभा सीटों की संख्या आपके 200 हो गई थी 1977 के अंदर। बढ़िया प्रश्न है, प्यारा प्रश्न है। आप छठी विधानसभा को याद करिएगा, 80 नहीं बेटा 77 होगा इसका आंसर, 77 के अंदर। सी ऑप्शन इसका राइट है। और इससे पहले कितनी सीटें थी जो ये आपके बढ़ के 200 हो गई? 160 या 180? तो ये सीटों की संख्या बड़ी थी, वो किससे बड़ी थी, कितने से? राजस्थान को लोकसभा में कितने स्थान है? अब लोकसभा में 25 MP है हमारे पास। ठीक है, ओके। आगे देखो मेरे भाई, राजस्थान विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? विधानसभा में मनोनयन का कोई भी सदस्य नहीं है, विधानसभा में कोई भी सदस्य नहीं थे। रात को भाई 3:30 सोया हूं, थोड़ा तुम लोग शेयर करो क्लास, आज की क्लास बहुत यूजफुल होनी चाहिए। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? अस्पष्ट बहुमत था और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। ये 67 के टाइम की बात है, मोहनलाल सुखाड़िया के टाइम में, जब सीएम मोहनलाल सुखाड़िया थे और राज्यपाल आपके संपूर्णानंद जी थे। अगला देखो, राजस्थान विधानसभा का विधानसभा में पहला गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल सिंह, शांतिलाल चापलोत, हरिशंकर भाबड़ा, लक्ष्मण सिंह। तो दिए गए ऑप्शन के अंदर राइट आंसर जो है वो है लक्ष्मण सिंह है बेटा, लक्ष्मण सिंह है, लक्ष्मण सिंह है मेरे भाई। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या पहले बढ़कर के 180 नहीं थी, 160 नहीं थी, 184 थी, और 84 से बढ़कर के 200 कर दी गई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा जो तुम आज देखते हो कि सर 200 लोग बैठे हैं वहां, 200 एमएलए हैं, 200 एमएलए हैं, तो ये 200 एमएलए छठी विधानसभा के अंदर 1977 के अंदर आपकी छठी विधानसभा जो है उस समय की गई थी 1977। तो छठी विधानसभा के अंदर किया गया था, याद रखिएगा। छठी विधानसभा में 84 से बढ़कर के 200, 84 से बढ़कर 200। सन 1952 में परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की? देखो परिसीमन होता है जब भी इलेक्शन होता है, तो अलग अलग जो है एमएलए जहां खड़े होते हैं ना, तो उनका एक एरिया होता है फिक्स। तो यहां पर हम बात करें तो ये 160 सदस्य थी, पहले 160 थी और उससे बाद में बढ़ा करके ज्यादा किया गया, फिर लास्ट में 200 कर दिया गया छठी विधानसभा से। आगे देखो, राजस्थान की प्रस्तावित विधान परिषद की अनुमत कुल संख्या कितनी हो सकती है? अब आप लोगों को बताना है कि अगर राजस्थान में दूसरा सदन भी हो विधानमंडल का, तो ये सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार ये आपकी 40 हो सकती है, 40 40 40। हाँ, 160 थी, फिर 84 हुई और फिर 200 हो गई। 40 200 का कितना हो गया? 40 है वो आपके 200 का 20% हो गया विधानसभा की सीटों का। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि लोकसभा में राजस्थान से कुल 25 सदस्य हैं। जी गुरुजी सही है, 25 सदस्य हैं। और राजस्थान में विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या 200 है। जी बिल्कुल है। राजस्थान में लोकसभा में राजस्थान से अनुसूचित जाति की 4 सीटें और जनजाति की 3 सीटें हैं। इसमें विरोधाभास है, बताओ विरोधाभास। विधान परिषद पूछ लिया ना, ये तो सही है, विधान परिषद कह रहा है। विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या है वो 200 है, परिषद तो है ही नहीं, इसलिए ऑप्शन 2 कट गया अपने आप ही। 2 काट दो, जगह जगह से 2 काट दो, बचा कौन सा? ये बचा। ठीक है, और ये कथन भी सही है। अनुसूचित जाति की संख्या 4 है और जनजाति 3 है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब विधानसभा, सॉरी लोकसभा के अंदर, विधानसभा नहीं कह रहा, लोकसभा विधानसभा में ज्यादा है। लोकसभा में राजस्थान से एससी कैंडिडेट्स जो है वो 4 जाते हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब है वो 3 जाते हैं, टोटल 7 जाते हैं एससी एसटी कम्युनिटी से। अगला देखिएगा, क्या देखिए बेटा, 40 इसका आंसर छोड़ेगा। ठीक है, 40 होगा। बोलिए बेटा मस्ती नहीं, आगे बढ़ो। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम सुमित्रा सिंह है। अब ये तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, ये तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे, वर्तमान स्पीकर कौन है। अच्छा, पहले स्पीकर कौन थे? राजस्थान विधानसभा के प्रथम स्पीकर, राजस्थान विधानसभा के पहले स्पीकर, जैसे लोकसभा के पहले स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर थे, राजस्थान विधानसभा के प्रथम स्पीकर का प्रश्न भी एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बताओ मोस्ट है, बता दो। राजस्थान विधानसभा के
प्रथम स्पीकर सकती है मैक्सिमम के संबंध में हो सकती है 66, ठीक है, हो सकती है तो 66। आगे आगे विधानसभा स्पीकर 1952 से 57, 1900 नरोत्तम लाल जोशी, जिनका संबंध आपके झुंझुनू से था, बिल्कुल सही है, ठीक है, नरोत्तम लाल जोशी, बहुत प्यारा प्रश्न है और बार बार एग्जाम में आएगा। सभा अध्यक्ष निम्न में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान हाईकोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की? देखो अब मंत्रिपरिषद वगैरह, मुख्यमंत्री, राज्यपाल के प्रश्न समाप्त होते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की ये जो क्लास है ना, तो मुख्यमंत्री के मैंने जैसे 25-30 क्वेश्चन करा दिए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक सिंगल क्वेश्चन आएगा मुख्यमंत्री का, अधिकतम हो सकती है, फिर भी कमेंट करना उसमें हम विचार करके, वैसे मुझे पता है कि कोई करवाएगा भी नहीं, पड़ेगा, वैसे तुम सब समझदार बच्चे हो। और जयपुर के मानसिंह सेकंड आपको हो गया, इनके द्वारा 29 अगस्त को राजस्थान हाईकोर्ट का उद्घाटन होता है। 420 क्वेश्चन नंबर आपका 420 है, वो कह रहा है कि जोधपुर में राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की जो स्थापना है वो जोधपुर में की गई थी और न्यायिक अकादमी की स्थापना जोधपुर के अंदर 24 जनवरी 2007 को की गई थी। 24 जनवरी 2007 को इसकी स्थापना की गई थी, 24 जनवरी 2007 को की गई थी। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, न्यायिक अकादमी जोधपुर, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? न्यायाधीश और अन्य जो है राजस्थान हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है और अन्य जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करके राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है, ए ऑप्शन इज राइट। और वर्तमान में 43वें जो चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट है वो के.आर. श्रीराम है, के.आर. श्रीराम। पदाधिकारी का एक दो प्रश्न तो आपसे जरूर पूछा जाएगा, एक प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि 5 पूछे हैं टोटल, इनमें से एक पदाधिकारी पूछ सकते हैं, ठीक है, पदाधिकारी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ओके। आगे आगे इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति राज्यपाल को परामर्श जरूर याद रखना, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के साथ मस्त रहे। बोर्ड का काम है वैकेंसी निकालना, पिछली बार आई थी तीनों पोस्ट में। 2 राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलवाता है, 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है, 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल के द्वारा, जिसमें न्यायालय का मुख्य स्थान है राज्यपाल के। 2 राज्यों के लिए एक जो न्यायाधीश को शपथ है 422 के अंदर न्यायालय का मुख्य स्थान है, न्यायालय का इसमें मेन रोल होता है। और 2 राज्यों के लिए एक अगर न्यायाधीश है उनकी बात होती है, जैसे कई सारे ऐसे राज्य हैं जिनमें आपका एक ही हाईकोर्ट होता है। फिर देखिएगा अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर वर्तमान में जो स्वीकृत पद है वो 50 है और इसमें से 43 फिल हो चुके हैं ना, वर्तमान में ये आपके 43 पद है वो भरे हुए हैं। राजस्थान के हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ के अंतर्गत आने वाले जिला न्यायालयों की कुल संख्या कितनी? तो जोधपुर जो पीठ है, जो मुख्य पीठ है, उसके अंतर्गत आने वाले जिला न्यायालयों की संख्या कितनी है? देखो इनकी संख्या 19 है और ये आप लोगों को ये डाटा का ये अभी जो जिले हैं उनके अकॉर्डिंग ही चल रहा है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायालय भी आपके सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अगला देखिएगा, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर आपके जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 233 के अंदर जिला न्यायाधीश की बात कही गई है। राजस्थान प्रशासन प्रणाली के उच्चतम स्तर पर कार्यरत निकाय है, राजस्थान प्रशासन के अंदर उच्चतम स्तर पर आपके कौन है? प्रशासन में टॉप पे कौन है? तो प्रशासन के अंदर सर्वोच्च जो पद है वो हो गया आपके सचिवालय है। कौन है? सचिवालय। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है, तो मुख्यमंत्री के द्वारा इसका चयन किया जाता है। आगे देखो, मुख्य सचिव के काम के संबंध में दिए गए कथन में से आपका कौन सा कथन है वो सही है? वो मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है दिए गए ऑप्शन के अनुसार, और वो राज्य लोक सेवा उनका भी हेड होता है और राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार होता है। ये नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका 3 नहीं है, 1 और 2 है। तो कहा जा रहा है सचिव के संबंध में तो मुख्यमंत्री का जो है वो प्रमुख सलाहकार होता है, तो सचिवालय का हेड होता है, राज्यपाल का नहीं होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 और 2 है वो सही है। निम्न में से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो यहाँ पर अधिकारी के संबंध में दिया गया प्रश्न है, राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? कार्यकारी अधिकारी की बात करें तो ये मुख्य सचिव होता है, कार्यकारी अधिकारी मुख्य सचिव होता है। प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल 30। निम्नलिखित में से राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे? वर्तमान में सुधांशु पंत है, इनसे पहले जो है उषा पहले चीफ सेक्रेटरी थे। ओके, समझा करो पॉइंट 55। राजस्थान के में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं, राज्य सचिवालय के जो विभाग है ना उनको क्या कहते हैं बताओ? राज्य सचिवालय के विभाग को क्या कहते हैं? ये कहलाते हैं आपके कार्यकारी विभाग, प्रशासनिक विभाग, प्रभाग या निदेशालय। तो ये आपके कहलाएंगे प्रशासनिक विभाग। तो सचिवालय में के जो विभाग है वो आपके प्रशासनिक विभाग है, सचिवालय के विभाग है वो प्रशासनिक विभाग है। आगे बताओ, मुख्य सचिव की सेवा अवधि किसके ऊपर निर्भर करती है? दिए गए में राज्यपाल के साथ संबंधों पर, मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर, विधानसभा अध्यक्ष के साथ संबंधों पर। ये किसका जो है सलाहकार होता है मैन? तो अपने मुख्यमंत्री का होता है, तो उनके साथ संबंधों पर होगा ये आपका। हाँ याद रखिएगा, वापस से संभाग व्यवस्था को स्टार्ट किया था राजस्थान में, एक बार संभाग व्यवस्था खत्म की गई, फिर वापस इसको स्टार्ट किया गया था। तो ये आपको 1962 के अंदर है वो आपका समाप्त कर दी गई थी और 1987 के अंदर इसको वापस से लाया गया था। ठीक है, 1987 में इसको वापस लाया गया था। 62 और 87, 62 और 87, 62 और 87। अभी तो लास्ट में गणित कर रहा हूं, देखो कंफ्यूजन जोरदार। निम्न में से किसे जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी माना जाता है? जिले का सेंसस ऑफिसर डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। सिविल सेवा प्राधिकरण आपके जयपुर जिले में स्थित है, राजधानी जयपुर में सिविल सेवा प्राधिकरण। पहली बार राजस्व दिवस है वो कब मनाया गया? वैसे राजस्व मंडल की हम बात कर लेते हैं तो ये अजमेर के अंदर है। अजमेर के अंदर क्या है? राजस्व मंडल है। और राजस्व दिवस है वो पहली बार कब मनाया गया था? ये बहुत प्यारा प्रश्न पूछा गया है। ये 15 अक्टूबर 2020 को पहली बार आपका दिवस मनाया गया, दिवस मनाया गया। आगे देखो, कौन सा एक कथन है वो खोटा है? कौन सा एक कथन खोटा है? थारे एक प्रश्न आएगा, क्वेश्चन नंबर 438 मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य करता है जिले में, और 233 में जिला सदर। राज्य प्रशासन में जिलाधीश का प्रथम मुख्य उच्च अधिकारी होता है। राज्य प्रशासन में जिलाधीश का प्रथम उच्च अधिकारी होता है। कलेक्टर का पहला उच्च अधिकारी कौन होगा? कलेक्टर के बाद में, कलेक्टर के जस्ट ऊपर कौन होता है ये पूछ रहा है। तो कलेक्टर के जस्ट बाद में, जिले के बाद में, जिलों से बनता है संभाग,
जिलों से बनता है संभाग, तो संभाग से यहाँ पर हो गया कौन, संभागीय आयुक्त, 5 जिले 7 जिले, उनका एक जो आईएएस अधिकारी वो होता है, उन सबके ऊपर फिर वो सचिव होता है ना, पूरे राज्य के अंदर। तो फिर ये संभागीय आयुक्त हो गया, ठीक है, संभागीय आयुक्त पूरे संभाग को संभालता है, कलेक्टर एक जिले को संभालता है। अब उनके नीचे फिर एसडीएम है और भी हो जाते हैं वो सारे, वो एक चेन बन जाती है। जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां कौन सी है, दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां कौन सी है, दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियां है वो आपके कानून और व्यवस्था बनाए रखता है। दंड नायक के रूप में पुलिस पर नियंत्रण रखना भी उसके अधिकार क्षेत्र में है। विदेशियों के बिल्कुल कलेक्टर है तो एसपी भी उसके आदेश को मानता है, लेकिन मतलब सलाह वगैरह वो सब चलता है, लेकिन कमिश्नरेट में वो थोड़ा अधोलिखित में कौन सा काम है वो जिला कलेक्टर का नहीं है। राजस्व का एकत्रीकरण इनका काम नहीं है। कानून व्यवस्था, आयकर एकत्रीकरण, जो दिए गए ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 41, राजस्व एकत्रीकरण, आयकर एकत्रीकरण, दोनों ऑप्शन दिए गए, लेकिन आयकर इनकम टैक्स का इनके हाथ में आएगा क्या, इनकम टैक्स एकत्रीकरण नहीं आएगा। ये तो इनडायरेक्टली कह सकते हो आप, क्वेश्चन नंबर 441 के अंदर इनडायरेक्टली कह सकते हो, हालांकि मूल रूप से जब ये पद था इसी उद्देश्य से बनाया गया था। तो कानून व्यवस्था, भू दस्तावेज, राजस्व वगैरह। निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा का, ये बहुत प्यारा प्रश्न है, बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है, संस्थागत करिश्मा जिला कलेक्टर पद को किसने कहा है, ये कहा है आपकी रजनी कोठारी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिएगा, वेरी इंपोर्टेंट, सी ऑप्शन इसके अंदर, रजनी कोठारी ने जिला कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा का, ये पूछा गया है, बार-बार पूछा। ओके, लाइब्रेरी में सारी बच्चे मेरी क्लास देख रहे हैं, गणितों की बात आज लाइब्रेरी नेट पर धुआं निकाल देते हैं, तो सब मिल रहा है। बात कलेक्टर काम करता है तो जिलाधीश या जिला कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एक ही पद होता है। 443 के अंदर आपका जिलाधीश होता है। जिलाधीश के बारे में कह रहे हैं, जिला स्तरीय जो प्रशासन है उसका जो हेड है वो यही होता है, जिला कलेक्टर होता है। और जिला आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आपके सिलेबस में है ना, जिला, ये प्रश्न एक बार पूछा गया था और वापस से पूछेंगे तुम्हारे 6 पारियों में से संभावित है। जिला आपदा प्रबंधन कलेक्टर है, ठीक है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को कहते हैं डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डीडीएम। क्या बोलेंगे इसको, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, डीडीएम बोलेंगे। और स्टेट लेवल पे होता है तो मुख्यमंत्री जी होते हैं, और सेंट्रल लेवल पे होगा तो उसके हेड प्रधानमंत्री होंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है, सबसे बड़ा होता है एनडी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसका पीएम होता है। और फिर आपका स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसका सीएम हेड होता है। और जिला है डीडीएम है तो उसका कलेक्टर हेड होता है। आपदा प्रबंधन आपके सिलेबस में इससे ज्यादा कठिन प्रश्न आज तक पूछा नहीं गया, कौन इसका हेड है, बस इतना ही पूछा जाता है, ठीक है ना। हाँ, आगे कर लो बात। अब जिले को तो उसमें जो बांट नहीं सकते, यहाँ पर दिए गए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45 है, इसके अंदर उपखंड हो गए, विभिन्न उपखंड है, उपखंड से छोटे तहसील होते हैं, और फिर ये संभाग तो बड़ा है, ठीक है, जिलों से मिलकर बनता है। पटवारियों का निम्न में से कौन सा उत्तरदायित्व नहीं है, पटवारियों के उत्तरदायित्व, अब ये पूरी रिपोर्ट करते हैं आगे से आगे, पटवारी, फिर आगे नायब तहसीलदार, तहसीलदार, ये सब एसडीओ, सब डीएम को रिपोर्ट करते हैं। आगे ऐसा नहीं है पूछा है, क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो पटवारी पर अब काफी, ये 19 है तो 21 है, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। ग्राम सेवक पर भी नियंत्रण और अपने अधिकार क्षेत्र की अकाल रिपोर्ट भेजना वगैरह सब शामिल है। नायब तहसीलदार के बारे में पद है कि नायब तहसीलदार किसके निर्देशन में, जो भी नया आरटीएस लगता है राजस्थान तहसीलदार सेवा, तो उसमें वो तहसीलदार के निर्देशन में रहकर काम करते हैं। पटवारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, पटवारी नियुक्ति है वो आपके किसके द्वारा की जाती है, 48 का आंसर राजस्व मंडल के द्वारा। अगला देखो, उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन के लिए प्रत्येक उपखंड को, उपखंड स्तर से नीचे प्रत्येक उपखंड को किसने बांटा, उपखंड, जिला उपखंड, फिर आपके तहसीलों में बांटा गया। 449 के अंदर क्या हो गया, तहसील हो गया। अगला देखो, खरीफ और रबी गिरदावरी के दौरान स्थल जो है आपके निरीक्षण करना, सत्यापित करके रिपोर्ट करना किसका दायित्व है, कभी खरीफ और रबी की फसल के समय में किसका दायित्व है, पटवारी के दायित्व है। किसके है, पटवारी के दायित्व है, पटवारी के दायित्व है। चलो जी, ये पॉलिटी कंप्लीट होती है, किसी होती भी नहीं है, वो पहले सेव किए थे, अब इनको आज रात तक तो वैसे बाकी बचा हुआ थोड़ा बहुत है, ये जो आ रही है आपके लिए, अब शुरू करेंगे। उसे कोई करंट अफेयर्स में नए स्तर में मुझे जो लगे और जो अच्छे लगे मुझे कि हाँ क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने केवल वही लिए हैं। बाकी करंट तो इतना करवाया हुआ है कि आवश्यकता ही नहीं है, करंट तो इतना करवाया हुआ है कि आवश्यकता ही नहीं है, करंट, ठीक है। सो मूव हाल में एक सम्मेलन, पहला राज्य है वो भारत का पहला एआई आधारित, पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक सम्मेलन है वो आयोजित किया गया। याद रखिएगा, भारत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का हाल में एक सम्मेलन जो है आयोजित किया गया। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है वो भारत का पहला एआई आधारित, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है वो अपना उत्तर प्रदेश बन गया है। यूपी। हाल ही में थार रेगिस्तान में मिला पहला हड़प्पा स्थल, राजस्थान के देखो रेगिस्तान के अंदर जो हड़प्पा स्थल जो पहला मिला है वह कौन सा था, वो अपना जैसलमेर के अंदर रातरिया की डेयरी, तो रातरिया डेयरी थार के अंदर मिला पहला स्थल है, तो रातरिया डेयरी है, इंपोर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा इसको। महज गांव की सभ्यता जो डीप के अंदर मिली, तो राजस्थान के अंदर नई नई सभ्यता मिली है, तुम लोग कहते हो इतना कैसे याद करेंगे। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक किसे बनाया गया, हाल ही के अंदर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक किसे बनाया गया, डॉक्टर ए राजराजन को, डॉक्टर ए राजराजन। वी नारायण है वो आपके इसरो के हेड है, वो भी इस साल बने हैं, ये आपको याद रखना है। इसरो के प्रमुख नए जो बने हैं वो वी नारायण है। बहुत सारी नियुक्ति है, जैसे मुख्य निर्वाचन आयोग है उसके अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार जी है, इसके आपके इसरो के हेड है वी नारायण जी है, डीआरडीओ के समीर वी कामत। अरे पगले मेरा क्या अगला प्रश्न, भारत का पहला मेक इन इंडिया जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, उत्तर भारत का है वो अपना जोधपुर में, कल राजस्थान करंट अफेयर्स में पढ़ा था, ये जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 55 में। भारत का पहला मेक इन इंडिया के तहत ग्रीन हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन का जो प्लांट है गुजरात में स्थापित किया गया। ये प्रश्न आपके पटवारी के पेपर में भी पूछा गया, ठीक है, पटवारी के पेपर में भी पूछा गया। संजय मल्होत्रा, बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर देखिएगा 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 43 जो क्रम का है वो आपने दिया गया, नितिन गडकरी को दिया गया, सड़क राजमार्ग परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नेशनल दिया गया 43वां। 71वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया, ये रानी मुखर्जी को दिया गया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को, अभिनेत्री का जो अवार्ड है वो रानी मुखर्जी को जाता है, ये आपका
अभी हाल ही के अंदर आयोजित किया गया था, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उसके अंदर। बाकी शाहरुख खान अभिनेता और विक्रांत मैसी वगैरह ये डिटेल हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, थ्योरी वाली पीडीएफ में सब मिल जाएगा। एम एस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? एम एस स्वामीनाथन, एक सम्मेलन हाल के अंदर आयोजित किया गया, ये नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स जारी की गई। इस सिटी इंडेक्स 2025 में भारत का टॉप का शहर कौन सा बन गया? ये बेंगलुरु ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स में बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी टॉप पे रहा है। किसे ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस हर साल का मनाया जाता है, 23 अगस्त को मनाया जाता है, चंद्रयान 3 के साउथ पोल पर जाने की खुशी के अंदर, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्वकर्मा। अब सीपी राधाकृष्णन अपने 15वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, ठीक है, 15वें उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, 15th क्रम के 14वें थे धनखड़ साहब। भारत का 99वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? शतरंज के जो मास्टर है वो ग्रैंड मास्टर है। तो आगे आवाज नहीं आ रही, क्या बात कर रहे हैं? तो है ना, तुम लोग थोड़ा भारत के 99वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। हाँ जी। 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का जो थीम क्या है? 15 अगस्त का जो मनाया गया, 79th क्रम का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? वो थी नया भारत, ठीक है, न्यू इंडिया इसकी थीम थी, नया भारत इसकी थीम थी। याद रखना है, स्वतंत्रता दिवस की कोई भी दिवस मनाया गया उसकी थीम याद रखो। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया 26 नवंबर को, उसकी थीम थी हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ये पटवारी के पेपर में पूछा गया था नेशनल करंट अफेयर्स के अंदर, तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स पढ़ूंगा, ये तो फोर्थ ग्रेड इसलिए कह रहा हूं, बाकी बड़ा पेपर होता कोई मान लो पटवारी में भी दे दिए, आरएस3 वगैरह तो बैच से देना पड़ता है, सीटी ग्रेजुएशन सीटी के बैचेस वगैरह उनमें थोड़ा सा लेवल आता है, थानेदार का पेपर फिर बैच के प्रूफ देते हैं हम, ठीक है, समझा करो इस बात को। ये कोई लेवल नहीं रहेगा, जिसने पढ़िया थोड़ा सा पढ़ने में दिमाग घुसा दिया लास्ट के 5-7 दिन में भी उसका सिलेक्शन है, अगर पूरे साल थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो। इतना तुम लोगों को मैं बार-बार है ना मोटिवेट कर रहा हूं कि भाई तुम लोग नौकरी के बहुत करीब हो, इसलिए तो गुरुजी आपको सबसे ज्यादा देख रहे हैं पूरे राजस्थान में। 79 वाला है, थैंक यू भाई। आगे देखो मेरे दोस्त, भारत का पहला पशु स्टेम सेल इन बायो बैंक, ये प्रश्न होते हैं अच्छे वाले। टेलीग्राम में चले जाओ, टेलीग्राम के कंटेंट से वो 4 पीडीएफ पढ़ लोगे, करंट जीके वगैरह इन सब से मिल जाएंगे, सीसी क्वेश्चन तो टेंशन मत लो। भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक ये कहां उद्घाटित किया गया? बताओ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 466, ये हैदराबाद के अंदर पशु स्टेम सेल बायो बैंक, पशुओं के अंदर स्टेम सेल, जैसे मनुष्य के अंदर स्टेम सेल होता है, उससे क्या है कि हमारा कोई अंग बनाया जा सकता है फ्यूचर, अगर कोई ऑर्गन खराब हो जाए तो ट्रांसप्लांट करने में हेल्प मिलती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा यहाँ पे युवा दिवस है हर साल कौन सी तारीख? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किस निजी कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी मीडियम मशीन गन विकसित की है? इसमें कौन सी एक निजी कंपनी है जिसके द्वारा भारत की पहली इंडिया की पहली स्वदेशी मीडियम मशीन गन दैट इज एमएमजी का विकास किया गया है? ये आपके लोकेश मशीन लिमिटेड, इसके द्वारा भारत की पहली स्वदेशी मीडियम मशीन गन विकसित की गई है। भारत का पहला एआई संचालित शिक्षण ऐप देखो ट्यूटोज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ऑटोमेटिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के थ्रू चल रहा है, और ये ट्यूटोज है वो किस संस्थान ने लॉन्च किया, जो कि आपका एक टीचिंग ऐप है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित जो है आपका ऐप है ट्यूटोज शिक्षण ऐप, इसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो ये आईआईटी पलक्कड़ के द्वारा है ना, आईआईटी पलक्कड़ के द्वारा। आईसीसी के पहले भारतीय सीईओ कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं संजय गुप्ता। आईसीसी के प्रथम भारतीय चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बन गए? संजोग गुप्ता बन गए। बस 2 बार रिकॉल करना होता है, सब कुछ याद होता है। आगे देखो मेरे भाई, एक 47 रफ्तार से बढ़ रहे हैं आगे, देखो तो सही, संजोग गुप्ता। डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा भारत का पहला नेशनल बायो बैंक, ये होते हैं प्रश्न, पहला नेशनल बायो बैंक आपके कहां खोला गया? 471, क्वेश्चन नंबर 471, नई दिल्ली के अंदर। स्टेम सेल वाला कहां पर? हैदराबाद के अंदर। पहला नेशनल बायो बैंक का उद्घाटन नई दिल्ली के अंदर, कंफ्यूज नहीं होगा ना? हाँ, बायो बैंक, स्टेम सेल बायो बैंक हैदराबाद, बायो बैंक वाला है तो ये आपका नई दिल्ली के अंदर है, नेशनल बायो बैंक। भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर, भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर है वो कौन से राज्य में? ग्रीन डाटा सेंटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया जा रहा है। भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर, ग्रीन मतलब पर्यावरण से रिलेटेड सारी चीजें उससे संबंधित। पहला खेलो इंडिया जो वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? हम बात करें अभी 2025 के अंदर, तो वाटर स्पोर्ट्स जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल आयोजित किया गया, खेलो इंडिया के तहत वाटर स्पोर्ट्स जो पानी पर गेम जो है जितने भी उनके अंदर, तो इसका आयोजन कहां किया गया? श्रीनगर के अंदर। श्रीनगर में खूब सारी झीलें हैं, डल झील है, खूब सारी साफ पानी की झीलें, उसमें अलग अलग स्पोर्ट्स आयोजित करवाए गए, तो ये आपका वाटर स्पोर्ट्स जो है खेलो इंडिया के तहत श्रीनगर में आयोजित किए गए। भारत का पहला ओवरपास वन्यजीव गलियारा कौन से एक्सप्रेस वे पर बनाया जा रहा है? ओवरपास जो एक्सप्रेस वे की बात करें, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बनाया जा रहा है भारत का पहला ओवरपास वन्यजीव गलियारा, ये हम आप लोग राजस्थान करंट में भी पढ़ते हैं, ठीक है, बस नॉर्मली याद कर लीजिए, क्या सोचो में क्यों था वही प्रश्न आएगा, इर्द गिर्द की कोई बात नहीं पूछेंगे, क्यों टाइम वेस्ट करना है ना, करंट के नाम पे रोज रोज पिछले कितने साल हो गए, 5-7 साल हो गए, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया करो, हालांकि बहुत अच्छा है। ठीक है, मध्य प्रदेश का जो इंदौर है, याद रखिएगा पोटैटो सेंटर का रीजनल सेंटर है वो आपके उत्तर प्रदेश के अंदर। क्वेश्चन नंबर 476, लगातार 8 बार भारत का सबसे साफ शहर है वो इंदौर, मध्य प्रदेश का जो इंदौर है, याद रखिएगा इंदौर है सबसे साफ शहर हो गया, ठीक है, इंदौर। अगला लगातार 8 बार इंदौर बन गया है। क्वेश्चन 577 देखिएगा, पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? दीपिका शेरावत। पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 3 प्रारूप, तो टेस्ट, वनडे और टी20 में शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई? ये अभी नया प्रश्न बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मृति मंदाना का नाम याद रखना, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट के अंदर इन्होंने, आपके एक्चुअली तो पूछे जाएंगे फोर्थ ग्रेड का करंट कैसा आएगा, कौन क्या कहां स्थापित हुआ, कौन बना, मेन चीज, उसके अलावा कुछ नहीं। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पशुधन खेती को आधिकारिक रूप से पशुधन को आधिकारिक खेती का दर्जा दिया? अगर आप पशुपालन कर रहे हैं तो वो खेती कहलाएगी, ये एक तरह से दर्जा किसने दिया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको दर्जा दिया है, पशुधन को खेती का दर्जा दिया है। अफ्रीकी देश घाना का सर्वोच्च सम्मान है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, ये घाना का जो सर्वोच्च सम्मान है हाल ही में किसे मिला है? ये मिला है अपने नरेंद्र मोदी जी को, बहुत प्यारा प्रश्न है, याद करिएगा नरेंद्र मोदी जी को। क्वेश्चन नंबर 481 देखिएगा, आपका भारत का पहला क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम, क्यूआर की मदद से डिजिटल हाउस
एड्रेस सिस्टम है, ये कहां पर लॉन्च किया गया? ये इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर मतलब क्यूआर आधारित डिजिटल हाउस एड्रेस सिस्टम लॉन्च किया गया कि आप क्यूआर की मदद से ये पता लगा सकते हैं। ये आपके लिए एक सहूलियत है, नया इनोवेशन है। फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतने वाली पहली भारतीय कौन? दिव्या देशमुख। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिव्या देशमुख सुजस के अंदर भी आया हुआ था, ये इंडिया लेवल की खिलाड़ी है। राजस्थान की हम बात करें, अद्विक शर्मा और यश भरड़िया, इनके बारे में भी मैंने पढ़ा था, ये प्रश्न भी आ सकता है राजस्थान करंट में। यश भरड़िया और एक आपका इनका संबंध तो है आपके राजस्थान से, और इधर दिव्या देशमुख, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसने फिडे महिला विश्व कप जो आयोजित किया गया, फिडे मतलब शतरंज का एक सर्वोच्च संस्थान है, और उसके 5 घंटे तो बचे यार, मुझे 500 प्रश्न करवाने हैं। आज जो फटाफट बुला के लाओ सबको, लेट हो रहे हो, पेपर आगे नजदीक, सिलेक्शन लेना है। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के द्वारा 60वें स्वतंत्रता दिवस के तौर पर एक अपने मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया? ये मालदीव के द्वारा। लक्षद्वीप के जस्ट नीचे जाओगे और आपके 8 डिग्री चैनल से जो अलग होता है अपने भारत से, लक्षद्वीप से, तो मालदीव देश का हाल ही में 60वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जहां मोदी जी तय करके आए। अब आगे देखो, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्ट्रे ब्रिज है, वो कौन से राज्य में बनाया गया है? हाल ही के अंदर आपका केबल स्ट्रे ब्रिज की बात करें तो ये आपका कर्नाटक के अंदर दूसरा सबसे लंबा केबल स्ट्रे ब्रिज बनाया गया, याद रखिएगा, कर्नाटक। हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राज्यपाल वगैरह थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्रोफेसर असीम कुमार घोष हैं, वो हरियाणा के नए राज्यपाल बन गए, प्रोफेसर असीम कुमार घोष। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगे देखो, हाल ही के अंदर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किसे जोड़ा गया? विश्व धरोहर सूची के अंदर मराठाओं के जो किले हैं, अनेक प्रकार के, शिवनेरी का किला है, सिंधुदुर्ग है, बहुत सारे किले हैं, वो आपके इसके अंदर शामिल किए गए। लाइव के बाद भी क्लास हो सकता है मिले ना मिले, है ना, डिलीट हो जाए, बुला दो सबको, व्हाट्सएप स्टेटस लगा के आ जाओ, खतरनाक क्लास इतिहास में पहली बार मिलेंगे 80% हर पारी के अंदर। से सम्मानित नहीं किया गया। देखो 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड गुकेश, हरमनप्रीत, प्रवीण कुमार, नवदीप सिंह, तो दिए गए ऑप्शन में जो है आपका नवदीप सिंह, जो कि एक पैरा जेवलिन थ्रोअर है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है जेवलिन के अंदर। अभी याद रखिएगा, पैरा जेवलिन के अंदर गोल्ड मेडल जीता है, पैरालंपिक के अंदर, पैरालंपिक के अंदर, पैरालंपिक के अंदर, है ना। बहुत सीधा लड़का, नवदीप सिंह। नाम क्या इनका? नवदीप सिंह, बहुत सीधा लड़का है, निकाल देते। मोदी जी ने भी पकड़ लिया, हाँ मैंने आपका वीडियो देखा था। तो ये भाई छोटा हाइट छोटी सी, वो दिव्यांगता की कैटेगरी में, लेकिन खिलाड़ी बड़ा तगड़ा है, ठीक है, नवदीप सिंह। 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया? पद्म विभूषण जो है 7 लोगों को दिया गया, ये आपको याद रखना है, 7 लोगों को पद्म विभूषण याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पद्म विभूषण 7 लोगों को। हाल ही में भारत की किन 2 महिलाओं सॉरी, हाल ही में भारत की किन 2 शहरों को यूनेस्को के द्वारा वेटलैंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड की सूची में शामिल किया है? वेटलैंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड है वो उदयपुर और इंदौर को वेटलैंड सिटी घोषित किया जाए, तो ये आपका हाल ही के अंदर इनको शामिल करने की बात कही गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अपना उदयपुर राजस्थान का और इंदौर मध्य प्रदेश, इन्हें हाल ही में वेटलैंड सिटी, एक स्थान होते हैं, एक शहर जहां पर वेटलैंड बहुत ज्यादा है। उदयपुर में भी देखा जाए तो खूब सारे वेटलैंड है, आदिभूमि के स्थान। आईसीसी अवार्ड 2024 में विमेन ओडीआई जो क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब है, वो 2024 में विमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर पूरे साल का खिताब है, वो स्मृति मंदाना इंडिया को जाता है। ओके, अगला देखो, गणतंत्र दिवस परेड जनवरी के अंदर आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की कैटेगरी में कौन सी झांकी को पहला स्थान मिला था? ये अपने जो है उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ गणतंत्र दिवस परेड के अंदर। फिर देखो, खो खो वर्ल्ड कप महिला पुरुष टीम का खिताब किसने जीता? ये भारत ने जीता, हाल ही के अंदर नेपाल में जो आयोजित की गई, तो भारत ने पुरुष और महिला खो खो विश्व कप दोनों का ही जीता, मेल फीमेल दोनों में भारत चैंपियन बना, ये भारत के लिए गर्व की बात है। प्रश्न बहुत शानदार है, आपसे पूछा जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो कि आपके हथियारों से संबंधित हो जाता है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो भारत की रैंकिंग है वो आपके फौज क्रम की रही है, ठीक है, हथियार आयात निर्यात इनसे संबंधित हो जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। छठा अंतरराष्ट्रीय मिलेट महोत्सव, मोटे अनाज का जो अंतरराष्ट्रीय महोत्सव है, ये कौन से राज्य में आयोजित किया गया? ये आपके कर्नाटक स्टेट के अंदर आयोजित किया गया, हाल ही के अंदर कर्नाटक के अंदर मोटे अनाज से संबंधित इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2025 से 27 वर्ष है, और इससे पहले वाले वर्षों के अंदर आपके संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको इंपोर्टेंस दी गई थी और वर्ष घोषित किया गया था। बताओ कौन सा वर्ष था जिसमें मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया था? 2025 जो है सहकारिता, और अगला फिर महिला किसान वगैरह इस तरह से निर्धारित किए गए। 13 जनवरी से प्रयागराज में जो आयोजित किया गया था कुंभ महोत्सव है, कुंभ को अमूर्त विरासत, यूनेस्को के द्वारा कौन से साल कुंभ को अमूर्त विरासत के रूप में शामिल किया? 2017 के अंदर, 2017 के अंदर कुंभ अमूर्त विरासत के अंदर शामिल हो गया था। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया के जो हेड है, प्रबोवो सुबियांतो, इंडोनेशिया। आपने देखा जब नौकरी के दौरान जब आप तैयारी कर रहे हो, आपको लगा कि नहीं लगा कि हाँ गुरुजी वाकई में कुछ चीजें हैं वो बहुत जरूरी है, जैसे एकाग्रता है या तपना तपाना, इतना अगर डिवोट कर देते हो एकाग्रता, पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सैयद अनवर खुर्शीद या सुल्तान किसको दिया गया? 298 के अंदर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025, प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025। सैयद अनवर, नाम पढ़ लीजिए भैया, एग्जाम में गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है। 10 पीडीएफ पढ़ लीजिए 2 दिन में, 2 बार पढ़ लीजिए, सब कुछ याद रहेगा, 2 दिन बाद पेपर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हालांकि चेंज होते हैं, अभी रैंकिंग इसकी चेंज हो गई होगी, आई हैव सम डाउट। उस समय 85 में ये रैंकिंग, हालांकि ये इंपॉर्टेंट प्रश्न उतना आपके नहीं बनता है। फर्स्ट 500 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 घंटे अपने पास और है।